इंक जो है लानी पड़ेगी थोड़ी। नहीं, आप सिर्फ ब्लैक वाली ले। हाँ, इंक। हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड जो है आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है। तो दो टाइप के बॉडी फ्लूइड हैं, एक है आपका ब्लड और दूसरा है आपका लिम्फ। अब आपको मैंने ये बॉडी फ्लूइड या ये ब्लड एंड लिम्फ क्या है, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का कैटेगरी में मैंने बताया था। ठीक है, और इनको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप अगर अपने जहां पे मैंने टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में बताया है, वहां पे देखोगे मैंने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिखाया था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में, ब्लड और लिम्फ। और मैंने कहा था इसको मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड जो है पहले एज ए यूजुअल मैंने बताया कि दीज आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और किस लिए है प्रेजेंट है ये? ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है सर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर इसमें ब्लड में देखोगे, इस ब्लड में अगर आप देखोगे जो है तो दो चीजें आपको मिलेंगी, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। इन ब्लड सेल्स का एक और नाम दिया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा 55% कंट्रीब्यूट करता है और ब्लड सेल्स जो है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 45 कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम पहले प्लाज्मा को देखें, इस प्लाज्मा को देखें, उसके नीचे ही चलना है आप। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो है आपको H2O का कंटेंट, मेजर कंटेंट H2O होगा 90 to 92%। इतना आपको जो है वाटर देखने को मिलेगा। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? तो H2O 90 to 92% है, और साथ में जो है क्या कहते हैं आपका, इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स मिलेंगी। कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? 6 to 8%। अब इन प्रोटीन्स में ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगी। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड। ब्लड की सबसे अबंडेंट प्रोटीन है ये। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड। और हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में हेल्प करती है। इसके अलावा आपको फाइब्रिनोजन मिलेगा, फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपको एल्ब्यूमिन फाइब्रिनोजन के अलावा कुछ ग्लोब्यूलिन्स मिलेंगे। ठीक है, जो डिफेंस फॉर्म या पार्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम, पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी।
तो ये तो आपके जो है, ये तो आपके कुछ प्रोटीन्स हैं। इनके अलावा प्लाज्मा में इनके अलावा H2O ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोटीन्स कुछ पाई जा रही हैं। इनके अलावा आपको कुछ जो है साल्ट्स मिलेंगे, साल्ट्स लाइक NaCl, साल्ट्स में लाइक NaCl, ठीक है, NaCl आपको साल्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ आपको जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, फैट और अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स ये कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो ये जो है ब्लड का कॉम्पोजिशन बनाएगा आपको, ठीक है, ये ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड में प्लाज्मा पार्ट का ये कॉम्पोजिशन हो गया। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट, ठीक है, ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट है उस पे आते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको मेजरली 3 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलेंगी। एक दो पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, एक दो पॉइंट और यहाँ पे लिख दो। जैसे इसमें आपको क्लॉटिंग फैक्टर भी मिलेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे। साथ में जो है ब्लड माइनस, सॉरी ब्लड में गलत लिख रहा हूं, प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप प्लाज्मा से हटा दो तो ये आपका सीरम कहलाता है। इनएक्टिव फॉर्म। बच्चे स्पीड से लिखो ना, कहीं मन इधर उधर लगाओगे तो अगर मेरे पीछे चलोगे तो मैं उतना बैक में जाके नहीं बताऊंगा ना। अब जो है क्या कहते हैं, आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने बताया आपको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, ब्लड सेल्स हैं, 45% पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं ब्लड का, ठीक है। तो इसमें आपको 3 टाइप्स की सेल्स मिलेंगी, 3 टाइप्स की सेल्स मिलेंगी। एक है आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिनको शार्ट में आप आरबीसी बोलते हो। दूसरी है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको WBC बोलते हैं। और तीसरी है प्लेटलेट्स, तीसरी है प्लेटलेट्स जिनको जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये आपको 3 टाइप्स की सेल्स मिलेंगी, 3 टाइप्स की ये सेल्स मिलेंगी आपको, ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले डील करेंगे आरबीसी के साथ में, रेड ब्लड सेल्स के साथ। तो रेड ब्लड सेल्स जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन कंटेनिंग, या इस तरह से लिखते हैं रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। इनका इनका जो शेप है वो बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव, ठीक है, इस तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा, इस तरह का आपको शेप, बाइकॉनकेव शेप मिलेगा, सर्कुलर शेप नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 120 डेज है, ठीक है। इनकी जो ओरिजिन होती है जहां पे बनती हैं, ठीक है, ओरिजिन जो है, ओरिजिन इनकी होती है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ये सेल्स बनती हैं, ठीक है। जो ओरिजिन या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है उसको जो है एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो इनको कैसी सेल बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स,
ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, फटाफट लिख डालो, ठीक है। अब इसके आगे अगर जो है मैं बताऊं आपको आरबीसी के बारे में, तो ब्लड में मोस्ट अबंडेंट सेल है, मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड, ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, कितना नंबर है इनका अप्रोक्सीमेटली 5 to 5 लाख to 5.5 लाख, ठीक है, पर 100 ml। एक मिनट मुझे डेटा देखने पड़ेगा। 5 लाख to 5, यही है मोस्ट प्रोबेबली, ये मिलियन है नॉट, 50 to 55 लाख कर दो, 50 to 55 लाख, ठीक है। पर एमएम या 100 ml लिखा होगा या पर एमएम होगा, यहाँ पे पर एमएम लिखा हुआ है, एमएम क्यूब, ठीक है, इसका मतलब है 100 ml। तो ठीक है, इतनी आरबीसी प्रेजेंट होंगी, इतनी आरबीसी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दीज आरबीसी कंटेन, ठीक है, आरबीसी कंटेन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, Fe आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, नोन एज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो जो हीमोग्लोबिन है कितना प्रेजेंट होता है 100 ml में, ठीक है, एवरेज 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, इतना आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, इतना हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें थी आरबीसी के बारे में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी आरबीसी को, ठीक है, कि बाइकॉनकेव शेप है, लाइफ ड्यूरेशन इनका 120 डेज है, रेड बोन मैरो में इनकी ओरिजिन होती है, रेड बोन मैरो में बनती है, प्रोसेस जो बनने की है उसको एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं ये। तो ये तो हुआ आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इनको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इनको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नंबर है वो है 6000 to 8000 पर mm क्यूब इन, ठीक है, पर mm क्यूब, इतना प्रेजेंट है, मतलब कम प्रेजेंट है इनका नंबर, लेसर है, ठीक है, वेरी फ्यू है। अब ये जो WBC है ये न्यूक्लिएटेड है, ऐसा नहीं है जैसे कि आरबीसी थी, न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड है। ये WBC को फर्दर कई टाइप की WBC पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा शेप लिख दो, शेप कैसा है, अमीबॉयड है, जैसे अमीबा शेप चेंज करता रहता है, ये भी शेप चेंज करती रहती है, अमीबॉयड इन शेप, ठीक है। और अगर मैं देखूं WBC को आप क्लासिफाई कर सकते हो 2 कैटेगरी में, कौन कौन सी हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरे हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो जिनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ग्रेनुलर जिनका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, उनका नाम दे दिया ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नहीं होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है नॉन ग्रेनुलर है, तो उनको ए ग्रेनुलोसाइट बोल दिया। मतलब ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में तो ग्रेनुलोसाइट, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट है इनको फर्दर यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, 3 सेल्स हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है,
दूसरा है इओसिनोफिल्स और तीसरा है बेसोफिल्स। तो ये आपको थ्री टाइप्स के आपको जो है ग्रेनुलोसाइट्स मिल जाएंगी। इसी तरह से जो ए ग्रेनुलोसाइट है, ये ए ग्रेनुलोसाइट आपकी दो टाइप की मिलेंगी। एक है मोनोसाइट और दूसरी है आपकी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट दो टाइप की आपको जो है ये मिलेंगी, दो टाइप की मिलेंगी। अब इसमें से मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। या एक ऊपर जरा स्पेस बना लूं तो फिर लिखना स्टार्ट करता हूं। न्यूट्रोफिल्स अगर देखो, न्यूट्रोफिल्स तो न्यूट्रोफिल्स बेसिकली अमीबॉयड शेप मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अमीबॉयड शेप मैं बता रहा हूं, इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है फैगोसिटिक है, ये फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स। और इनका जो नंबर है वो टोटल 60 to 65%, 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसका 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट, ठीक है। फैगोसिटिक सेल्स हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं। दूसरी जो इओसिनोफिल्स हैं, इनोसिनोफिल्स 2 to 3% है, 2 to 3% है, ठीक है। और एक मिनट बच्चे, ये मल्टी नोड न्यूक्लियस है, यहाँ पे मल्टी लोब्ड गलत हो गया, लोब्ड मल्टी लोब न्यूक्लियस है। इस तरह से आपको मल्टी लोब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, इस तरह से ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से इओसिनोफिल है, उनका 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 3% है, ठीक है। एलर्जिक रिस्पॉन्स में, ठीक है, पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, allergic response and रजिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। रजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रजिस्ट करती हैं ये, ठीक है, रजिस्ट इन्फेक्शन। तो इओसिनोफिल 2 to 3% है। अब आते हैं बेसोफिल्स पे। तो बेसोफिल बेसिकली सबसे कम प्रेजेंट है, 0.5 to 1%, 0.5 to 1% बेसोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, बेसोफिल। अमीबॉयड ही शेप होगा, न्यूक्लियस जो है क्या कहते हैं स्पेंडल शेप्ड होगा, इस तरह से एस शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा आपको, एस शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो स्पेंडल शेप्ड है, स्पेंडल शेप्ड, स्पेंडल शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल्स बेसिकली सिक्रीट्स सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन, ये सब सिक्रीट करती हैं, ठीक है, ये सिक्रीट करती हैं ये बेसोफिल्स। तो बेसिकली ये वाली जो सेल्स हैं ये भी एलर्जिक रिस्पांस में पार्टिसिपेट करती हैं। इनका भी फंक्शन क्या है, ये भी पार्टिसिपेट करती हैं, पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बेसिकली आपका हो गया बेसोफिल, ये आपका बेसोफिल हो गया। तो एक जो ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें से मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में
मोनोसाइट। ठीक है, ये भी बेसिकली फैगोसिटिक सेल है। बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको खा जाती है। ठीक है, फैगोसिटिक सेल्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% जो है प्रेजेंट है। यहाँ बेसोफिल को लिखा दो, यहाँ पे 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC। जो भी डेटा लिखूंगा टोटल WBC के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑफ टोटल WBC। ठीक है, 5 to 7% मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स फैगोसिटिक सेल्स है। दूसरी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट दो टाइप की प्रेजेंट है, एक है टी लिम्फोसाइट और दूसरी है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक टी लिम्फोसाइट है, दूसरा बी लिम्फोसाइट है। इनका काम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्म पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका पार्ट बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म है उसका पार्ट बनाता है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। इनका जो प्रोपोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 27% है ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC का 25 to 27% है। तो ये है बेसिकली जो है आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें बचा है सिर्फ कौन सा, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअली ट्रू सेल्स नहीं है, वो बेसिकली क्या है, दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, तीसरा जो सेल्स मैंने आपको लिखाया वो प्लेटलेट्स है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, और थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका भी नंबर अप्रोक्सीमेटली 2 lakh to 3.5 lakh पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना प्रेजेंट है। इधर रख दो थोड़ा सा। ये जो है मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स हैं, मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स, मतलब कहने का नॉट ट्रू सेल्स। ठीक है, नॉट ट्रू सेल्स, ट्रू सेल्स नहीं है ये मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स हैं। ई न्यूक्लिएटेड है। अगर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट होंगे तो न्यूक्लियस कहां से प्रेजेंट होगा, ई न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सिक्रीट्स सम कोगुलेटिंग फैक्टर, कोगुलेटिंग, ठीक है, कोगुलेशन, कोगुलेटिंग फैक्टर्स। और आपको पता है कि कोगुलेटिंग फैक्टर का मतलब है कि किसमें पार्टिसिपेट करेंगी, हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाए तो कोगुलेशन अफेक्ट होगा, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड में क्लॉटिंग अफेक्ट होगी। ठीक है, डेंगू वाले जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, इन डेंगू पेशेंट यही कम हो जाता है डेंगू पेशेंट में। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाता है। तो ये अब मैंने आपका प्लेटलेट्स के बारे में जितनी भी चीजें लिखानी थी मैंने लिखा दिया है। अब यहां से आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, वो बेसिकली उसके बारे में देखते हैं हम। ब्लड ग्रुप्स, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, मतलब हमारे अंदर हर जो ब्लड है उसको उसकी ग्रुपिंग की गई। तो यहाँ पे आपको ब्लड जो है ग्रुपिंग 2 टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की टू टाइप से ग्रुपिंग की गई है। किसके बेस में, इसको थोड़ा सा और वो कर लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा, किसके बेस में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस तो होना चाहिए अगर का पार्टी वो क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी पे किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेस पे जो है दो टाइप की ग्रुपिंग की गई है। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप, और भी बहुत सारे हम पढ़े यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे पढ़ दो टाइप के रहे, ठीक है, एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग है बट हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं दो टाइप के, ठीक है, और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ए बी, ये बेसिकली एंटीजन है, कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे, जो सरफेस है आरबीसी की वहां पे प्रेजेंट है। जो सरफेस है आरबीसी की वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो एंटीजन मैं जो बोल रहा हूं, देखो ये एंटीजन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, कोई भी सेल हो सकता है, ठीक है, सरफेस ऑफ एनी सेल, बट यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो है आरबीसी, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो है आरबीसी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है उसको एंटीजन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं एक चीज बोलूंगा एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी मैं बोलूंगा तो ये बेसिकली प्रोटीन है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा, प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड का जो प्लाज्मा है, ठीक है, उस पे प्रेजेंट होगी। अब एक और चीज देखना कि ये सपोज करो ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर, या अभी एक टाइप ऑफ एंटीजन देख लेते हैं, पहले टाइप ऑफ एंटीजन देखते हैं, टाइप ऑफ एंटीजन इन on RBC, on RBC in ABO blood grouping, ABO blood grouping में, ABO blood grouping में, ठीक है, जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है उसका टाइप, टाइप ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस, ऑन आरबीसी सरफेस इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो आपको दो टाइप के एंटीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक है ए एंटीजन, एक है ए एंटीजन और दूसरा है बी एंटीजन, दो टाइप के एंटीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है ए एंटीजन, दूसरा बी एंटीजन, ठीक है। अब इसके बेस पे, इसके बेस पे जो ब्लड ग्रुप है, इसके बेस पे चार टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं इसके बेस पे, चार टाइप के, फोर टाइप के जो है ब्लड ग्रुप हैं, फोर टाइप ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप में, एक है ए ग्रुप, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल होगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो इंडिविजुअल होगा उसमें क्या है कि उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी आरबीसी पे, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे उसका ब्लड ग्रुप बी है। और कोई इंडिविजुअल ऐसा है अगर उसकी सरफेस, आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है
तो उसको क्या बोलोगे कि जो है ए बी ब्लड ग्रुप, उसको ए एंड बी दोनों प्रेजेंट, ठीक है। और कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, कोई कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, नो एंटीजन, नो एंटीजन, तो उसको बोलोगे कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। अब ये जो ए एंटीजन वाला जो पर्सन है, ये जो ए ब्लड ग्रुप है, इस पर्सन में इसका ये सपोज कर लो ये पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप, नहीं बच्चे आज नहीं हो पाएगा, 2 घंटे क्लास है मेरी। तो ये सपोज करो कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो इसके इसके ब्लड में इसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसका जो ब्लड है, इसका जो ब्लड है उसमें उसकी जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन मैं बोल रहा हूं, ए एंटीजन बोल रहा हूं। आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन, ओके। और इस ब्लड में जो प्लाज्मा है, इस ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें ए एंटीबॉडी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती है एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे, बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ए एंटीजन जिसकी आरबीसी की सरफेस, जिस इंडिविजुअल की आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में कभी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, ऑलवेज कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबॉडी। तो सिमिलर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप मैं कह रहा हूं बी है, इसमें एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो लिखा हुआ है, एंटीजन जो प्रेजेंट होगा बी होगा, जबकि जो एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, बी नहीं हो सकती है, वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इसी तरह से ये जो ए बी है, इसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो अब ये दोनों एंटीबॉडी यहां पे नहीं हो सकती हैं। यहां पे इसमें, यहां पे इस इंडिविजुअल में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी सरफेस जो आरबीसी की सरफेस है उसमें जो एंटीजन है उसमें दोनों ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं हो सकती। एंटीजन जो सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है इंडिविजुअल की, उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं हो सकती है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगी कोई। और आरबीसी के केस में जहां पे ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे चूंकि नो एंटीजन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी जो आरबीसी है उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्लाज्मा जो होगा इसका, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो दोनों प्रेजेंट होगा, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, ए एंड बी बोथ, ये चीज ए एंड बी बोथ प्रेजेंट हो। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है ये, यूनिवर्सल डोनर। और ये जो है, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये किसी से भी ले सकता है, ये किसी से भी ले सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ध्यान में रखना इन सारी चीजों को कि जो है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी ब्लड ग्रुप है, ये किसी को भी किसी से भी ले सकता है और ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है, किसी भी। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप को बोलूं कि एक इंडिविजुअल है जो कि ए ब्लड ग्रुप को है और उसको ब्लड चाहिए किसी से, तो किस किस का ले सकता है, वो ए का ले सकता है, वो ए से ले सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। ये किससे एक्सेप्ट कर सकता है, इसके लिए ब्लड डोनर कौन हो सकता है, इसके लिए ब्लड डोनर कौन हो सकता है, ब्लड डोनर ए एंड ओ, ए से ले सकता है। इसके लिए कौन हो सकता है, बी, बी एंड ओ। इसके लिए कौन हो सकता है, ए बी एंड ए बी, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ओ, तभी बोल रहे हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, ओनली, ओनली ओ। तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुपिंग, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुपिंग, कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। ध्यान रखना इस चीज को। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आरएच ब्लड ग्रुप पे, आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग में भी दो टाइप का आपको ब्लड ग्रुप दिखेगा।
दो टाइप का ब्लड ग्रुप देखेगा। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन RH, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन RH एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस पे। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन अब्सेंट है तो उसको बोलेंगे RH निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव ब्लड ग्रुप किस तरह से है वो आपके सामने है। ठीक है, RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव ब्लड ग्रुप, मतलब कि ये जितने भी ब्लड ग्रुप आप देख रहे हो, आप जितने भी ब्लड ग्रुप देख रहे हो यहाँ पे ए बी और O, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप। तो ये भी तो बेसिकली ये कहां पे प्रेजेंट है एंटीजन? ठीक है, ये जो एंटीजन है कहां पे है? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस पे तो ये एंटीजन भी प्रेजेंट है सारे के सारे। तो अगर ये सपोज करो ए वाला है, ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप है, उसमें RH पॉजिटिव प्रेजेंट है, RH जो है एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ए निगेटिव। तो ये आपका ए पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा। इसी तरह से ये बी पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। इसी तरह से ये ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी निगेटिव होगा। इसी तरह से ये O पॉजिटिव। अब समझ में आ गया O पॉजिटिव मतलब ये ए पॉजिटिव और निगेटिव का क्या फर्क? ठीक है, कि मतलब कोई भी यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोई भी इंडिविजुअल है जिसका ए बी कुछ भी हो, उसमें अगर जो है क्या कहते हैं RH पॉजिटिव, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो गया, नहीं प्रेजेंट है तो वो निगेटिव हो गया। तो ये RH जो है RH ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे एक RH ब्लड ग्रुप में एक चीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के केस में क्या होता है कि ये मदर, और मदर कैसी है? RH निगेटिव। कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसमें से वो RH निगेटिव है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, कुछ भी RH निगेटिव। ठीक है, और ये अगर कंसीव करे, ये अगर कंसीव करती है विथ RH पॉजिटिव फीटस, RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है, RH पॉजिटिव फीटस के साथ कंसीव करती है, तो दिक्कत क्या है? जब पहले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जब प्लेसेंटा कटेगा, जब बेबी का बर्थ हो रहा होगा RH पॉजिटिव बेबी का, प्लेसेंटा कटेगा तो इसका कुछ ब्लड इसके अंदर जाएगा, और इसका ब्लड जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये क्या बना लेगी? इसका जब ब्लड इसके अंदर जाएगा तो ये RH जो है एंटीबॉडी बना लेगी, RH एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, इसका ब्लड ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो है बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, अगर ब्लड इसमें इंटर करेगा, ब्लड इंटर करेगा तो उससे क्या होगा? RH एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, RH एंटीबॉडी बनेगा। तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो ये बेटा जो है बेबी सेपरेट हो चुका है। ठीक है, ये बेबी अब सेपरेट हो चुका है। पर जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी और वो भी अगर RH पॉजिटिव फीटस से हो, दूसरी प्रेगनेंसी हो वो भी RH पॉजिटिव फीटस, तो क्या होगा? ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है ये एक्ट करेगी RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट। ठीक है, ये RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट एक्ट करेगी, और वो जो बेबी है, फीटस है, उसको क्या कर देगा? उसको डेथ करवा देगा, उसकी डेथ करवा देगा। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है ये क्या है? बेसिकली डेथ ऑफ सेकंड RH पॉजिटिव फीटस, सेकंड RH पॉजिटिव फीटस इन क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव निगेटिव मदर।
ठीक है, RH निगेटिव मेथड। ये क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, डेथ ऑफ सेकंड RH2 फीटस, मतलब पहले को कुछ नहीं होगा, पहले को कुछ नहीं होगा, किसको अफेक्ट करेगा, सेकंड बेबी को अफेक्ट करेगा, RH पॉजिटिव फीटस इन RH पॉजिटिव मदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फीटस जो है, फीटस की डेथ हो जाएगी, फीटस की डेथ हो जाएगी। ठीक है, फीटस की डेथ हो जाएगी। तो ये आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फेटालिस है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं ब्लड कोगुलेशन पे। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन। अच्छा बच्चे, जहां पे आपने एंटीबॉडीज लिख रखी है ना, अभी ब्लड ग्रुप में जहां जहां एंटीबॉडी लिखा है वहां पे एंटी ए, मतलब जैसे ए बस लिखाया है, उसके पीछे एंटीबॉडी में लगा लो एंटी ए। ठीक है, वैसे मैंने एंटीबॉडी लिख दिया था, पर बेटर होगा आप इस तरह से एंटी ए, एंटी बी, एंटी जो है इस तरह से एंटी और ए और एंटी बी लगा लो, जहां जहां पे भी मैंने लिखा होगा, जहां जहां पे मैंने लिखा होगा। चलो, जो इंजर्ड टिश्यू है, ब्लड क्लॉटिंग की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे ब्लड निकल रहा है, इंजर्ड टिश्यू। तो इंजर्ड टिश्यू से एक जो है केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में चेंज हो जाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, एक एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज, इसी को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, काइनेज है, ये क्या करेगा, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, अभी मैंने फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात की थी ब्लड में, ठीक है, ब्लड में मैंने फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात की थी।
उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को चेंज कर देगा किसने? फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। और ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ठीक है, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये इस तरह से फाइबर बनाना स्टार्ट कर देगी, इस तरह से फाइबर बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ ये जो फाइबर बन रहे हैं, यहाँ पे जो फाइबर बन रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, बड़ी बड़ी वाली ब्लड सेल्स, वो आके क्या हो जाएंगी? फंस जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा? क्लॉट, ठीक है। तो फाइब्रिन प्रोटीन ये जो बनी है प्लस जो है ब्लड सेल्स, ठीक है, ये क्या बना देंगे मिलके? क्लॉट। ये क्या बना देगा मिलके? क्लॉट, ठीक है। तो ये है बेसिकली ब्लड कोगुलेशन, ये आपका ब्लड कोगुलेशन। तो ध्यान में रखना, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे कितना हुआ है? 4:25, 1 घंटा हो गया अप्रोक्सीमेटली। लिम्फ पे आते हैं कि लिम्फ क्या है। ब्लड का जो पार्ट खत्म करना था खत्म कर लिया, लिम्फ पे आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो जरा सा लिम्फ की। ठीक है, लिम्फ। अरे क्या है, लोगों को अगर लिखो ना तो कुछ तुमसे लिखा ही नहीं जाता है। लिम्फ, यहां पे लिख दो फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू पहले भी लिख चुका हूं मैं, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इज नोन एज लिम्फ, उसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ कंटेन, ठीक है, लिम्फ के अंदर क्या हुआ? सर ये वाला पेन दिख नहीं रहा सर। अरे तो मैं बोल भी तो रहा हूं, चलो मैं चेंज कर देता हूं, पर मैं बोल भी तो रहा हूं, फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज लिम्फ। अगर आप लोगों को जो है कुछ ना सुनाई दे तभी आप जाके, मतलब कुछ दिखाई ना दे तभी जाके आपको मुंह से कुछ आवाज निकलता है, बीच में तो कोई आवाज ही नहीं निकलती है। चलो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ बेटा, लिम्फ फ्लूइड जो है प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज लिम्फ। लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट है? लिम्फ कंटेन क्या प्रेजेंट है? इसमें जो है आपका कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा इसमें। इसमें जो है कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फोसाइट, ठीक है, WBC की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका जो है क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा आपका कुछ CO2 वगैरह भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स कुछ प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट वगैरह, फैट वगैरह, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कुछ प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान में रखना कि लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हार्मोन्स, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो है लिम्फ आपका, जो लिम्फ है आपका वो कलरलेस है। लिम्फ कैसा है आपका? कलरलेस है,
ठीक है, कलरलेस है। यहाँ पे देखो WBC प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का भी पार्ट बनाता है, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें क्या है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, उसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम जो है लिम्फ वेसल, ठीक है। और लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है, लिम्फ कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, प्लाज्मा के सिमिलर, सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर है। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन मैं अभी अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, ठीक है। लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा के सिमिलर है, ठीक है। और ये जो लिम्फ है कलरलेस है, एंड यहाँ पे और लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो, तो ये लिम्फ में जो है मुझे जितनी चीजें बताना था वो मैंने बता दिया है। अब आते हैं सर्कुलेटरी। अब यहाँ से जो बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट था वो मैंने फिनिश कर दिया, बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट फिनिश कर दिया है। अब आते हैं बॉडी फ्लूइड के बाद सर्कुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है, सर्कुलेशन वाले पार्ट पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। ओपन सर्कुलेटरी, एनिमल किंगडम जब पढ़ा रहा था, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर जो है हार्ट जो है ब्लड को ओपन स्पेस पे पंप करता है, ठीक है, हार्ट पंप्स ब्लड इन ओपन स्पेस नोन एज साइनसेस, ठीक है। ओपन स्पेस क्या है, क्या बोलते हैं उसको, साइनसेस, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बोलते हैं, इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलोगे, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलोगे। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा लिखा रहा हूं। एग्जाम्पल आपका जैसे आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में जैसे, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ये अगर जो है हार्ट पंप ब्लड इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में पंप करे, तो जो है वो आपका नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के लिए एनालिट्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे एनालिट्स एंड साथ में आपका क्या होगा, एनालिट्स के अलावा वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ये हो गए एनालिट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। जो हार्ट का एवोल्यूशन है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं एक बार बस बता देता हूं आपको। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी एनिमल किंगडम में। तो हार्ट का जो एवोल्यूशन है, पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट आया, 2 चैम्बर्ड, फिर 3 चैम्बर्ड, फिर 3.5 चैम्बर्ड, फिर आपका 4 चैम्बर्ड, ये सबसे एडवांस है 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, जरा से खत्म हो गया है।
तो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4, 3.5 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। ठीक है, ये अभी जो 2 चैम्बर्ड हर्ट है ये आपका मिलता है फिशेज में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? फिशेज में। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ पंपिंग काम है इसका। 3 चैम्बर्ड हर्ट आपका जो है मिलता है एम्फीबियन में, एम्फीबियन में। ठीक है, और यहाँ पे 3 चैम्बर्ड में 2 ऑरिकल होंगे, मैं लिखा चुका हूं, फिर भी मैं लिखा रहा हूं 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट है। 3.5 चैम्बर्ड मिलेगा आपको रेप्टिलियन में, रेप्टिलियंस में। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 2 ऑरिकल होंगे एंड 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, 1 वेंट्रिकल होगा। और इसमें जो है 3.5 चैम्बर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आधा डिवाइड होता है, मतलब आधा डिवाइड है इसलिए। ठीक है, 4 चैम्बर मिलेगा आपको बर्ड्स में एंड मैमल्स में, मैमल्स में। ठीक है, और एक जगह और होता है एलिगेटर्स में। एलिगेटर बेसिकली रेप्टाइल्स हैं बट वो इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ आपका 4 चैम्बर्ड है जिसमें से 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल एंड 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो ये एवोल्यूशन है हार्ट का। ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एवोल्यूशन ऑफ हार्ट खत्म है। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, इसमें कंपोनेंट क्या क्या है? कंपोनेंट क्या क्या है? यहाँ पे आपको जो है एक पंपिंग मशीन होगी, पंपिंग मशीन जो कि हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो ब्लड पंप करेगा। दूसरा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरी, आपकी वेन, आपकी कैपिलरी ये होंगी, और बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड में ब्लड आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया। ठीक है, आते हैं हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर पढ़ते हैं। अब हार्ट जो है आपका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्म का बना हुआ होता है हार्ट। ठीक है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है हार्ट पे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, और ये मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, मतलब रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय नोडल मसल्स। ठीक है, नोडल मसल्स जो कि ऑटो रिदमिक है, ऑटो
रिदमिक है, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑटो कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑटो रिलैक्सेशन स्टार्ट। हार्ट जो है अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो ये आपका इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली फिस्ट के बराबर है, ठीक है, फिस्ट ऐसे ऐसे जो है करेंगे तो फिस्ट के बराबर है साइज, ठीक है। लोकेशन बोले तो लोकेशन आपका थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, इन बिटवीन टू लंग्स, इन बिटवीन टू लंग्स एट कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच पे, कार्डियक। अब आपने पिछला लेक्चर देखा है कौन सा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहां पे मैंने बताया था, ठीक है, बिटवीन टू लंग्स एट कार्डियक नॉच, वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। टिल्टेड, टिल्टेड झुका हुआ है जो है थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट लंग, ठीक है, इन बिटवीन मिड में प्रेजेंट है, ठीक है। आप इसकी लोकेशन को ये बोल सकते हो मिड डॉर्सल, ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो मिड, सॉरी डॉर्सल बोल रहा हूं मैं, मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो इसकी लोकेशन के बारे में बातें हो गई। आगे देखते हैं कुछ और हार्ट में। क्लिंच्ड फिस्ट लिखना है यहाँ पे, क्लिंच्ड, बंधी हुई मुट्ठी, ठीक है, क्लिंच्ड फिस्ट। ये जो हार्ट है आपका, हार्ट इज कवर्ड विद, जो हार्ट है उसके चारों तरफ एक वॉल प्रेजेंट होती है, हार्ट इज कवर्ड विद अ वॉल नोन एज पेरिकार्डियम, उसको क्या बोलते हैं आप, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हार्ट का पिक्चर बनाए हम थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरह से आपको हार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये एट्रिया है, ऊपर की तरफ एट्रियम प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ ये जो पार्ट है ये वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल है। अब इसके चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन, एक वॉल प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक वॉल प्रेजेंट है, पता नहीं रेड से आपको दिखेगा कि नहीं, पर ये मान लेना कि मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है। यहां से इसके चारों तरफ एक जो है वॉल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब ये एट्रियम अपर वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट जो है ना इसका अपेक्स, ये रीजन इसका अपेक्स है, और ये पीछे वाला ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है ये इसका बेस है, ये जो ब्रॉड पार्ट है उसका बेस है। तो बेस वाले पार्ट में आपको एट्रियम दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इधर इधर वाला ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। और ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम। ये वाला पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल है, और ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो मेरी तरफ। कि जो एट्रियम है, एट्रियम की जो वॉल है, ये वाला ये जो वॉल है एट्रियम की, ये जो वॉल है ये थिन है इन कंपेयर टू द वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम की जो वॉल है वो थिन है, और साथ में एट्रियम छोटे छोटे भी है। एट्रियम जो है आपके स्मॉलर देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से स्मॉल है, ठीक है। और एक साथ में चीज क्या है,
एक और साथ में चीज क्या है कि जो एट्रियम है, इनकी जो ये वॉल है, ये जो वॉल है इनकी ये जो वॉल है वो है बेसिकली क्या है, थिनर है देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से थिन। ठीक है, जो वेंट्रिकल की वॉल है, ठीक है, जो वॉल है वेंट्रिकल की, ये वेंट्रिकल की वॉल जो है ये थिक वॉल है, थिक वॉल है। और इसके जो चैम्बर भी है जो है वो भी क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एट्रियम, जो चैम्बर है बेसिकली स्मॉलर चैम्बर, यहाँ पे चैम्बर या साइज, बेसिकली साइज लिख दो, साइज इज लार्जर, बड़ा साइज है यहाँ पे देखो साइज दिख भी रहा, साइज लार्जर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो ये एक एट्रियम, ये दूसरा एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में ये जो है, इसके बीच में ये इसको बोलते हैं सेप्टा, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा। और इसका नाम क्या है, कौन सा सेप्टा है ये, कौन सा सेप्टा है ये, इंटर, दो एट्रियम के बीच में है ना, इसलिए बोला गया इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम के बीच में। इसी तरह से ये वाला जो है, ये जो सेप्टा है, ये जो सेप्टा है उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि सेप्टा तो ये भी है, पर बीच से थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें एक वॉल लगा हुआ है, इसमें एक वॉल लगा हुआ है। ठीक है, सेप्टा तो ये है, तो एक एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं दोनों तरफ का। ठीक है, दोनों तरफ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सेप्टम क्लियर हो गया कि दो एट्रियम का जो सेप्टम है उसको इंटर एट्रियल, दो वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसको इंटर वेंट्रिकुलर, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे ये कंटिन्यू है दोनों, वैसे ये कंटिन्यूअस नहीं है, इनके बीच में एक स्पेस है, खुला हुआ, जैसे गेट होता है, ये खिड़की मान लो, ठीक है, दो कमरों के बीच में कोई खिड़की लगी हो, गेट लगा हो, उस तरह से खुला हुआ, इसको वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, ये दोनों, तो एवी एट्रियो, जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके बीच में जो वॉल है, इसके बीच में जो वॉल है उसका क्या नाम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, शार्ट में बोलते हैं एवी वॉल, शार्ट में क्या बोलते हैं, एवी वॉल। तो इसका जो वॉल्व है, ठीक है, इसका जो वॉल्व है किसका, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम का, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, शार्ट में क्या बोलते हैं इसको, एवी वॉल्व। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। अब ये जो एवी वॉल है ये दो है, एवी वॉल है दो है, जो राइट साइड पे है उसको बोलते हैं राइट एवी वॉल, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एवी वॉल। ठीक है, अब ये राइट एवी वॉल का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो ये आपको वॉल्व समझ में आ गया, ये ट्राइकस्पिड इधर वाला, बाइकस्पिड इधर वाला। अच्छा, एक और चीज देखो, ये जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, कहां पे ब्लड ले जाती है, लंग्स में ब्लड ले जाती है। और यहाँ पे दो और वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं,
ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। कहां प्रेजेंट है? इन पल्मोनरी आर्टरी। ये, और इधर से भी, इधर से भी हमें, आप जो है मैं यूज नहीं कर सकता और कोई पेन, मैं इसी से बनाऊंगा, ठीक है। इधर से भी, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी वैसे ही, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी वैसे ही जो है एओर्टिक ट्रंक जो निकला हुआ है, एओर्टिक जो ट्रंक निकला है, वहां पे भी एक वाल्व, ठीक है। एओर्टिक ट्रंक से भी जो वाल्व निकला हुआ है, ठीक है, उसका भी नाम क्या है? उसका भी नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व। उसका भी नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। मतलब चाहे ये वाला आपका क्या है? ये वाला जो है आपका एओर्टिक ट्रंक है, एओर्टिक ट्रंक। और ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है कहां पे ओपन होती है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल जहां पे ओपन हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे एक वाल्व लगा हुआ है ताकि ब्लड पीछे ना आए। जब पंप करे ब्लड को पंप करे आगे की तरफ, तो बैक फ्लो ना हो, उसके लिए एक वाल्व लगा दिया है, सेमी ल्यूनर वाल्व। और इधर भी एओर्टिक ट्रंक में सेम मैकेनिज्म है, उसका भी नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो नाम अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, और ये हो जाएगा आपका एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। अब और एक चीज देखो कि जो ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, इस तरह से कुछ मसल्स होती हैं, इस तरह से कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है। उन मसल्स के साथ में, कुछ मसल्स के साथ में ये बेसिकली ट्राइकस्पिड वाल्व को पकड़ के रखती है। यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी आपका सेम चीज है। इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे, ये रेड कलर अभी समझ में आ रहा है जो बना रहा हूं? हाँ सर। ठीक है। तो ये आपका जो है एक हो गया, और ये, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कार्डा टेंडनी। इनको क्या बोलते हैं? कार्डा टेंडनी। ये है आपके कार्डा टेंडनी। दोनों तरफ प्रेजेंट है, वो भी कार्डा टेंडनी, ये भी कार्डा टेंडनी। तो ये आपका हार्ट का पिक्चर है, ये आपका हार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बच्चे लिख क्यों नहीं रहे हो? बैठे क्यों हो? ये कार्डा टेंडनी का जरा सा नाम चेंज कर लेना, CHORD, ये है, ये है। तो ये आपका हार्ट का पिक्चर है। अब एक और पिक्चर बनाएंगे अभी हार्ट का, जहां पे कि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दिखाना है हार्ट का।
ये यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, राइट कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक राइट कॉर्नर पे, ये लेफ्ट कॉर्नर पे नोडल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ये बाकी का पार्ट वैसे ही है जैसे वहां पे है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो नोडल टिश्यू है, इन नोडल टिश्यूज से इस तरह से ये है, नहीं कितना पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है। तो ये जो है इस वाले को बोलते हैं SAN, साइनोएट्रियल नोड। ये नोडल टिश्यू है, इनको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, SA नोड। और ये है जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको शार्ट में बोलते हैं AV नोड, AV नोड। ये जो बीच के फाइबर्स हैं इनको बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, और ये जो दिख रहा है दिस इज AV बंडल। ठीक है, AV बंडल। और ये जो AV बंडल से ये ब्रांचेस सेपरेट हुई हैं इनको बोलते हैं बंडल ब्रांचेज, बंडल ब्रांचेज। और ये जो बंडल ब्रांचेस से ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर्स। ये परकिंजे फाइबर है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ये बेसिकली इसमें इसमें कैपेसिटी है इंपल्स जनरेट करने की। ठीक है, एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करने की यहाँ पे कैपेसिटी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल साइनोएट्रियल नोड के अंदर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ये सारे ऑटोरिदमिक है, जितना भी पार्ट है सारा ऑटोरिदमिक है। यहाँ से ऐसे नोड से कुछ इंटरनोडल फाइबर AV नोड को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से जो है एक बंडल निकलता है जो है नर्व, जो है मसल्स का, कार्डियक मसल्स हैं। ये कार्डियक मसल्स बेसिकली सेप्टा से होते हुए, ये एट्रियो जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा से होते हुए पूरे का पूरा वेंट्रिकल की वॉल्स पे फैल जाता है, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल से फैल जाता है ताकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है कर सके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर सके। तो ये लास्ट में जो ब्रांचेस फैली हुई हैं उनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये जो AV बंडल है प्लस परकिंजे फाइबर है, AV बंडल प्लस परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ, इस दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस। तो जब इंपल्स जो है यहां से इंपल्स जनरेट होगी SAN नोड से, इसी SAN नोड को बोलते हैं, SA नोड को पेस मेकर, पेस मेकर। ठीक है, ये है पेस सेटर, ये पेस सेट करता है। ठीक है, इन सब में अपनी ऑटोरिदमिक होती है, बट
जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। इसके पास बहुत ज्यादा है, ये जो पेस मेकर है ये 72 पर मिनट के का जो है स्पीड से इंपल्स जनरेट कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो ये बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी कितना टाइम है हमारे पास? 5 बजने वाला है, अभी आपके हाफ एन आवर्स है। इधर आपने कर लिया होगा, इसको शायद बना लिया होगा आपने। तो जो एसए नोड है बेसिकली, एसए नोड, ठीक है, साइनोइडियल नोड, यहां से इंपल्स चलती है, कहां पे जाएगी? एवी नोड के पास। ठीक है, एवी नोड से एवी बंडल होते हुए, या एवी बंडल लिख दो, एवी बंडल होते हुए कहां पे जाएगी? बंडल ब्रांचेस पे। और बंडल ब्रांचेस से कहां जाएगी? परकिंजे फाइबर के पास जाएगी। और परकिंजे फाइबर से जो यहां से जो एक्शन पोटेंशियल चला है, ठीक है, यहां से जो एक्शन पोटेंशियल इंपल्स चली है, इंपल्स लिख दो, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स जो यहां से चली है वो एवी बंडल से, एवी नोड से एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस, देन परकिंजे फाइबर, और ये क्या कराएगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, वेंट्री, इन सारे के सारे पार्ट्स में इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी है। मतलब जो यहाँ पे नोडल टिश्यू है, जो यहाँ पे नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू, ये जो नोड, ये सारे के सारे क्या है? एसए नोड, एबी नोड, एबी जो बंडल है, एबी बंडल, ठीक है, उसके बाद बंडल ब्रांचेस, सारे नोडल टिश्यू, ठीक है, दे आर ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो रिदमिक है, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल है। इनमें अपनी जो है कैपेसिटी है इंपल्स जनरेट करने की, पर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट है। और सबसे ज्यादा किसके पास है? ठीक है, एसए नोड के पास है, सबसे ज्यादा एसए नोड के पास है। तो एसए नोड बेसिकली 72 बीट पर मिनट से, ठीक है, इंपल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, 72 बीट पर मिनट से इंपल्स को जनरेट कर सकता है। ऐसे नोड 72 बीट पर मिनट से इंपल्स को जनरेट कर सकता है। बीट पर मिनट से, ठीक है। तो इसी वजह से जो हार्ट की बीट है, हार्ट बीट कितनी है? हार्ट बीट है 70 टू 75 पर मिनट, और वो एवरेज कितनी हो जाती है? एवरेज एवरेज हो जाएगी 72 बीट पर मिनट। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऐसे नोड है, ये क्या करता है? इनिशिएट करता है, जनरेट करता है, ठीक है, इनिशिएट एंड मेंटेन, हाँ मेंटेन करता है, इनिशिएट एंड मेंटेन करता है। यही अगर जो है इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर अलग से जो है एक चिप यूज करवानी पड़ती है, जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है, ऑटो रिदमिक, ऑटो रिदम, ठीक है, ऑटो रिदम। ये यहां से आपको इस तरह से जाएगा। ये है आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का पाथ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट, या पाथ ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन इन हार्ट, हार्ट में इम्पल्स कंडक्शन का ये पाथ है बेसिकली।
मैं इधर का भी इरेज कर देता हूं। अब आते हैं कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल क्या है? सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ contraction and relaxation of both atria and ventricle is known as cardiac cycle। उसको क्या बोलते हो आप? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। मतलब कार्डियक साइकिल के अंदर क्या दिखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ atria and ventricle and relaxation of atria and ventricle, दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा और रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन है इसी को बोलते हैं डायस्टोल। इसी को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट के जो है एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि ये सिस्टोल हो रहा है। और जब वो जो है क्या कहते हैं, रिलैक्स करेंगे तो उनको बोलेंगे अब देखो फिर से, स्टार्ट कहां से करेंगे हम? स्टार्ट करेंगे जब दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। एट्रिया एंड वेंट्रिकल जब दोनों रिलैक्स होंगे। ठीक है, जो है कौन सी स्टेज होगी वो? जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगा दोनों, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। अब ऐसे नोड ने क्या किया? ऐसे नोड ने इंपल्स भेजी। ठीक है, तो क्या होगा इस दौरान? इस दौरान क्या होगा? सिस्टोल होगा। ठीक है, या एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? सिस्टोल। तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है वो है 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो एट्रिया कॉन्टैक्ट कर रहा है और सिस्टोल 0.1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जॉइंट डायस्टोल होता है तो जॉइंट डायस्टोल के दौरान 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल पे आ जाता है। 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल पे आ जाता है। बाकी का जो 30% ब्लड है वो कब आता है? बाकी का जो 30% ब्लड है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाकी का जो है ब्लड वेंट्रिकल पे जाएगा। ठीक है, तो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग 30% ब्लड जो है पोर्ड इन वेंट्रिकल पे चला जाएगा, ठीक है। और एट्रियम का कांटेक्ट के बाद एट्रियम का क्या स्टार्ट हो जाएगा? एट्रियम रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा,
जिसको आप बोल रहे हो एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल बोल रहे हैं, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद 0.1 सेकेंड बाद एट्रियम डायस्टोल पे चला जाएगा, और ये टाइम है 0.7 सेकेंड का, 0.7 सेकेंड का। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक पिक्चर बना दूं पहले कि पूरा कार्डियक साइकिल जो है आपका कितने मिनट का होता है, कितने मिनट कह रहा हूँ, कितने सेकंड का होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, पहले ये देखो, यहाँ पे उसको रहने दो, अभी उसको बाद में आते हैं। 72 बीट पर मिनट है कार्डियक साइकिल। एक बार आपका जो है 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी देर है, ठीक है, हार्ट बीट आपकी 72 बीट पर मिनट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो जो एक जो है क्या कहते हैं बीट है, या एक कार्डियक साइकिल, बीट का मतलब क्या है, कार्डियक साइकिल, जो 1 कार्डियक साइकिल है वो आपकी कंप्लीट होती है कितने, 60/72 सेकंड में, ठीक है। तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड, मतलब एक कार्डियक साइकिल जो मैं बताने जा रहा हूं वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये आपके लिए कार्डियक साइकिल बना दूं, ठीक है, ये आपका जो है क्या कहते हैं हो गया हाफ हाफ, ठीक है, 0.4 इधर 0.4 इधर। तो इसमें से आपका जो है क्या कहते हैं 0.1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, 1 सेकंड, ठीक है। ये इतना, ये जो ड्यूरेशन है किस चीज का है, ये जो ड्यूरेशन दिखा रहा है दिस इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद यहां से लेके पूरा यहां तक, ये देखो आपका 0 सेकंड में लिख रहा हूं, यहां पे मैं 0.4 लिख रहा हूं। आप इसको 0 ना करके इसको 0 मतलब ये भी लिख सकते हो कि नहीं इसको, ठीक है, ये 0 सेकंड लिख दो, क्योंकि यहाँ नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, और जो पुरानी साइकिल खत्म हो रही है वो कितने में खत्म हो रही है, 0.8 सेकंड पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो 0.1 ये आपका जो है एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल के बाद जो है क्या कहते हैं जो रिमेनिंग पीरियड है, ये वाला जो रिमेनिंग पीरियड है ये क्या है, एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। रिमेनिंग पीरियड ये 0.7 सेकंड का है, 0.7 सेकंड का ये जो रिमेनिंग पीरियड है ये क्या है, एट्रियल डायस्टोल। तो ध्यान रखना कि जो एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन है सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड का है, और जो रिलैक्सेशन है वो 0.7 सेकंड का, ठीक है, वो 0.7 सेकंड का। टाइम कितना हो जाए बस कार्डियक साइकिल ही हो पाएगी, इसके बाद बाकी का पार्ट बाद में ही होगा। चलो ठीक है। तो ये आपका एट्रियल डायस्टोल है। एट्रियल डायस्टोल को मैंने पहले ही बताया है कि वो 0.7 सेकंड है, दोनों को मिला दोगे तो 0.8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 0.1 सेकंड पे यहाँ पे जैसे ही 0.1 सेकंड पे एट्रिया का रिलैक्स सिस्टोल खत्म होता है, एट्रिया का सिस्टोल खत्म होता है, तो ये जो ऐसे नोड से इंपल्स चला था ये कहाँ पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल्स पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आपने देखा ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे नोड है, फिर यहाँ पे आपका एबी नोड है, और यहाँ से आपकी इस तरह से ब्रांचेज निकली हुई हैं। तो जो इंपल्स यहाँ से चली थी वो इंपल्स जो है पूरे के पूरे वेंट्रिकल वॉल पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही वेंट्रिकल वॉल पे पहुंचेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये वेंट्रिकल क्या करना स्टार्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो जो अंदर का वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ना, वॉल्यूम घटना स्टार्ट करेगा, वॉल्यूम घटना स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और साथ साथ में क्या हुआ, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस दौरान क्या हुआ कि जो रिमेनिंग 30% ब्लड था, 70% ब्लड तो पहले ही आ चुका था, जो रिमेनिंग 30% ब्लड था वो भी आ गया। मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और वेंट्रिकल के अंदर जो कैपेसिटी है वो घट रही है। तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो किसका जो है क्या कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत तेजी से राइज हुआ तो जो यहाँ पे जो वाल्व लगा है वो बंद होगा,
वो वाल्व बंद होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा, और जब बंद होगा तो उससे एक आवाज आएगी जो कैसी होगी, डप। ठीक है, डप जो है आवाज आएगी। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, वही चीज वो तो मैं बाद में बता ही दूंगा। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूं ताकि आपका ईज रहे, ठीक है, यहां से ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कितना हुआ 0.1 से अगर यहाँ पे किया जाए 0.4 तक, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे 0.43 सेकंड होगा, इसके बाद इसका डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। कहां तक डायस्टोल चलेगा, कहां तक डायस्टोल चलेगा, यहां तक चलेगा, यहां तक। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड का है, बाकी का कितना बचेगा, 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड पे वेंट्रिकल जो है रिलैक्स्ड स्टेट पे रहेगा, वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स स्टेट पे रहेगा। तो और देखो यहाँ 0.4 से यहाँ पे 0.8 सेकेंड जो इसका है, ठीक है, इसमें ये जॉइंट डायस्टोल में, इनमें ये मतलब अगर आप इसको पूरा इसको जो है इसको देखो, ये वाला पार्ट, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये पार्ट है आपका जॉइंट डायस्टोल का, ये पार्ट आपका जॉइंट डायस्टोल का। कितनी देर होगा जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकेंड के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए ये जॉइंट डायस्टोल पे रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही ये रिमेनिंग 13% ब्लड जो है poured इन वेंट्रिकल, ठीक है, होगा क्या कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर या वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सॉरी सेमी ल्यूनर गलत लिख रहा हूं, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज्ड हो जाए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगी और फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है कितनी देर के लिए रहेगा, 0.3 सेकेंड के लिए। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ है तो क्या हुआ, एवी वॉल्व क्लोज हुआ, एवी वॉल्व क्लोज हुआ तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका इसका जो ठीक है, लब है ये बेटा, लब, फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा एलयू। ठीक है, और किसके किससे ये फर्स्ट साउंड हुई है, बाय क्लोजनिंग ऑफ, ठीक है, ये जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, बाय क्लोजनिंग ऑफ, बाय क्लोजनिंग ऑफ एवी वॉल्व, एवी वॉल्व के क्लोजनिंग से होगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे ही जो है एट्रियम कॉन्टेक्ट सिस्टोल हुआ, एट्रिया जो है फिर रिलैक्स करने लगा, डायस्टोल हो गया, तब तक यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था, तब तक यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मैंने बोला कितनी देर के लिए है, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, वेंट्रिकुलर, ये वाला कॉपी कर लिया है आपने, इधर वाला बच्चे ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो कर लिए कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा रह गया, इसको मैं इरेज करूंगा जरा। अब क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है क्या कहते हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है, और जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता ही जाएगा तो अभी तो क्या हुआ था, अभी तो जस्ट एवी वॉल क्लोज हुआ, एवी वॉल क्लोज हुआ। आप पिक्चर देखो, इस तरह से जो है क्या कहते हैं वहां पे सेमिल्यूनर वॉल बना हुआ, इस तरह से वहां पे, ठीक है, इस तरह से आपका सेमिल्यूनर वॉल बना हुआ, ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल बना हुआ। ठीक है, तो सेमी यहाँ पे अगर एट्रियम में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, सॉरी एट्रियम कह रहा हूँ, वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो ये तो क्लोज हो चुका है, ये तो क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये जो सेमिल्यूनर वॉल है, ये जो सेमिल्यूनर वॉल है, ये क्या होगा, जब प्रेशर होगा तो ये खुल जाएगा, ये खुलेगा, और खुलेगा तो ब्लड पंप करेगा, ब्लड पंप करेगा। ठीक है, और ब्लड पंप करेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ये बैक फ्लो जो है ब्लड का ना हो, बैक फ्लो ब्लड का ना हो, तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लोज होगा, एक फिर से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, डब बोलोगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, उसी के नीचे एरो लगाना, एक उसके नीचे एरो लगाना। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूइंग increasing pressure, ventricular, due to continuing increasing pressure, semilunar wall open. ठीक है, ठीक है, and blood pump in respected blood pump in lungs or body tissue, lungs or body tissue. Yes, blood pumps which cause decrease in ventricular pressure, and semilunar wall to avoid back flow. ठीक है, या इस तरह से लिखो, एंड सेमिल्यूनर वॉल क्लोज्ड। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल क्लोज्ड, और प्रोड्यूस सेकंड साउंड। ठीक है, प्रोड्यूस सेकंड साउंड, उसको क्या बोलोगे, सेकंड साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, डब, डब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो किसके क्लोज होने से हुई थी, एवी वाल्व के, और जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुई है वो किसके जो है क्लोज होने से प्रोड्यूस हुई है। देखो दोनों बार क्लोज होने से ही प्रोड्यूस हो रही है, पहली बार एवी वाल्व से लग, और दूसरी बार जो सेकंड साउंड है दैट विल बी फ्रॉम सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने। ठीक है, अब जैसे ही ये जो है क्या कहते हैं ये क्लोज होगा, ये दोनों जो है नाउ बोथ जो है, बोथ यहां से आप चले जाओगे, यहां से बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट डायस्टोल पे आ जाएंगे, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल ज्वाइंट डायस्टोल पे आ जाएंगे। जो है दोनों एट्रिया एंड जो है आपका वेंट्रिकल ज्वाइंट डायस्टोल पे आ जाएंगे। तो इसमें जो कार्डियक साइकिल है वो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल के सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है डायस्टोल को
मिला के बोल रहे हैं 0.8 सेकंड की पूरी साइकिल है, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए है, रिमेनिंग टाइम वो एट्रियल डायस्टोल में रहता है 0.7 सेकंड, और जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकंड के लिए डायस्टोल में रहता है। ठीक है, डायस्टोल में सिस्टोल में रहता है 0.3 सेकंड के लिए, और रिमेनिंग टाइम 0.5 सेकंड वो डायस्टोल फेज पे रहता है। ठीक है, अब आते हैं कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो है जो ये जो है क्या कहते हैं, यहां से ब्लड पंप किया जा रहा है। ठीक है, जितना ब्लड जो है एक बार में एक जो है पंप किया जा रहा है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, 70 ml, और हार्ट बीट पर मिनट कितनी है, 72 बीट पर मिनट। ठीक है, 72 बीट पर मिनट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5 लीटर जो है आता है, मतलब कि हमारा हार्ट 1 मिनट में करीब करीब 5 लीटर ब्लड जो है पंप कर देता है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में करीब करीब 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। और यहाँ पे लिख दो अगर नहीं समझ में आ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle per minute। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, ईसीजी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, ईसीजी ये क्या है, एक मशीन है, मशीन टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, जो कार्डियक साइकिल है, जो सिस्टोल और डायस्टोल चल रहे हैं उसकी एक्टिविटी को। ठीक है, और इसी के बाद एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सॉरी ग्राफ कर रहा हूँ, ये ग्राम। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हार्ट शो कर रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के दौरान। ठीक है, तो ये जो है, जो आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में, वो जो टिक 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 करके करता होता है वो है, वो मशीन है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये मत बोल देना ये ग्राफ, और यहां से कंफ्यूज मत होना, ग्राफ मशीन है, ग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर यहाँ पे आपको दिखाया जाए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पे ये इम्पल्स है, ठीक है, या एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है बोल सकते हो यहाँ पे, एक्टिविटी
ऑफ हार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, और ये है टाइम। तो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। इस तरह से इसको बोलते हैं पी वेव। ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये है टी वेव, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड ये टी वेव। ये जो पी वेव है ये एट्रिकुलर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। एट्रियम का जो सिस्टोल स्टार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब कि एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया जो है रिप्रेजेंट करता है। ये जो क्यू आर एस है ये जो है पूरा का पूरा ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। डिपोलराइजेशन का मतलब है वही सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन। डिपोलराइज करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। और जो है क्या कहते हैं, जो टी वेव है वो वेंट्रिकल के पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है हर एक पर्सन का अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। अगर ये नॉर्मल है तो ये सबका एक जैसा आएगा, बट अगर इसके बियॉन्ड कुछ जा रहा है तो वो दिखाएगा क्या है कि एबनॉर्मल। अगर इसमें कोई चेंज आता है इस ग्राफ में नॉर्मल सिचुएशन से तो वो दिखाएगा कि हार्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, हार्ट में कुछ दिक्कत है, ठीक है, आपको चेकअप करवाना चाहिए। जो एंड है, ठीक है, जो एंड ऑफ टी वेव इंडिकेट, यहाँ पे ये जो टी वेव का एंड है ये क्या इंडिकेट करता है? एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल का अंत हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। टी वेव का जो एंड पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा सा रह गया, एक 10 मिनट का टॉपिक है ये। अब इसके अलावा आपको होमवर्क देता हूँ। डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर में आपके हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना और हार्ट फेलियर, ये करके लाओगे, ठीक है। इसके बाद 10 मिनट का है चैप्टर, खत्म है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये जो चीज मैंने बोली है इसको आप अपने नोट्स में मेंशन करोगे। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो डिजीज डिसऑर्डर्स, उसमें से हाई बीपी है। हाई बीपी में जो है 100 नॉर्मल हमारा 120/90 होता है, और अगर ये 140 और 120 पहुंच जाए तो इसका मतलब हाई बीपी हो रहा है। उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं हमारे अंदर, डिसऑर्डर हो सकती हैं। और इसके अलावा आपका हार्ट अटैक है, कार्डियक फ्लेयर है, ये सब चीजें आपको मानना है। मैं पीछे आगे वाले लेक्चर पे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।